Welcome to the class, my dear students who are gonna be my future doctors. So, in the previous class, we had seen the growth feature of living organisms. So, in this class, we are gonna start by the reproduction. That is, we generally imagine that reproduction is a process which occurs normally in living organisms only, but let's see that whether it is a defining feature or whether it is not a defining feature. So by reproduction we generally mean that a parent or two parents will produce a offspring or more than one offsprings. So in that case they would be similar to the parents or maybe a bit different from the parents. So reproduction is a very simple process. It is the second feature of living organisms. So reproduction by definition is a very simple thing, that here a parent produces offsprings who are genetically similar to the parents. सो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑफस्प्रिंग्स का, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, या फिर प्लांट्स के केस में जो सीड्स का प्रोडक्शन होगा, उनके अंदर जो प्लांट्स होंगे, प्लांटलेट्स होंगे. सो प्लांट के केस में सीड, एनिमल्स के केस में जो बेबीज हम बोल सकते हैं या इन्फेंट्स बोल सकते हैं, फीटस, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, कुछ भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक डॉग का बच्चा कैट बन जाए, एक लायन का बच्चा एक जैगुआर बन जाए, एक ह्यूमन का बच्चा एक चिंपैंजी बन जाए. तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट होगा. तो नॉर्मली हम यहाँ पर देखेंगे कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं. पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके दो टाइप्स पढ़ने हैं हमें, और 12th क्लास में इसे हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे. यहां पर हम इसे बस ब्रीफ में देख रहे हैं, वी आर सीइंग हियर इन जस्ट इन ब्रीफ. और जो दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजन. फिजन भी दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, देन वी हैव मल्टीपल फिजन, देन वी हैव फ्रैगमेंटेशन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे टाइप्स हैं. इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम बडिंग कह सकते हैं, या फिर हम गेमा फॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. तो वो सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में. तो यहाँ पर इन्हें हम बस बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रो की तरह देखेंगे. सो रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. अब फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन. और यहाँ पर एक पेरेंट से सिर्फ दो ही ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी कि यहाँ पर दो बच्चे बनेंगे या दो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे, और यहाँ पर मल्टीपल यानी कि 5, 10, 50, 100 कुछ भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बन सकते हैं. तो
एक पेरेंट से जब डिवीजन होके दो इंडिविजुअल्स बने या फिर दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स बने, उसे हम कहते हैं फिजन। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बाइनरी फिजन। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिजन। लाइकवाइज फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी का एक पार्ट टूटकर पेरेंट से अलग हो जाता है और उस पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्पॉन्जेस में होता है, ये एकिनोडर्म्स में होता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सारे प्लांट्स के कैटेगरीज है, उनमें होता है स्पॉन्जेस और एकिनोडर्म्स एनिमल के कैटेगरीज हैं। सो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि पेरेंट का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है और उस टुकड़े से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इज वेरी सिमिलर टू फ्रैगमेंटेशन। यहां पर भी बॉडी का एक टुकड़ा जो होता है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, या फिर बॉडी का जो पार्ट टूट के अलग हुआ है उस पार्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि आपने लिजर्ड्स के केस में देखा होगा कि जो छिपकली होती है उसकी पूंछ अगर टूट जाए तो उसकी नई पूंछ बन जाती है। यानी कि रीजेनरेशन में दो चीज हो सकते हैं, या तो बॉडी का जो पार्ट टूटा है उससे जो न्यू पार्ट है वो न्यू पार्ट में से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है, उसे हम बोलेंगे ट्रू रीजेनरेशन, या फिर रीजेनरेशन सिर्फ उस पार्ट का हो सकता है जो कि बॉडी से अलग हुआ है, जैसे लिजर्ड्स के टेल के केस में। उसके बाद आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन हमें 11th क्लास में ही सेकंड चैप्टर में फंजाई के अंदर पढ़ना होगा, क्योंकि स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और स्पोर्स जो होते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है कि पेरेंट के बॉडी पे एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है और फिर वो अलग से टूट के अलग हो जाएगा पेरेंट से और वो फिर न्यू इंडिविजुअल बना देता है। तो ये सारे नॉर्मल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं, जिन्हें हम अगले चैप्टर में फंजाई में भी देखेंगे, एल्गा में भी देखेंगे। एल्गा में हम फ्रैगमेंटेशन देखेंगे, फंजाई में हम स्पोरुलेशन देखेंगे, उसके अलावा बडिंग भी हम देखेंगे एनिमल किंगडम के अंदर, हाइड्रा के अंदर। सो लाइकवाइज हमें अलग अलग कैटेगरीज में ये सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं और 12th क्लास में पहले चैप्टर में ये सारे प्रोसेसेस हमें डिटेल में पढ़ने होंगे। सो 11th क्लास में इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इसे ब्रीफली समझना है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो ये बैक्टीरिया में होता है। अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम में होता है। अगर हम फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो ये स्पाइरोगाइरा में होता है। अगर हम रीजेनरेशन की बात करें, ट्रू रीजेनरेशन, तो वो होता है प्लानेरिया के अंदर। अगर हम स्पोरुलेशन की बात करें तो ये कॉमनली फंजाई में होता है। अगर हम बडिंग की बात करें तो ये कॉमनली हाइड्रा के अंदर होता है। तो ये सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं एसेक्सुअल में, और ये उनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स में ये सारे एग्जांपल्स आएंगे या फिर ये सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आएंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, यहाँ पर एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा कि यूनिपेरेंटल होता है, दिस इज यूनिपेरेंटल। यहां पर एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट इज इट विल बी बाई पेरेंटल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि यहां पर एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में होती है। जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल ह्यूमंस खुद ही हुए हैं, हम लोग खुद ही इसके एग्जाम्पल हैं। तो लाइकवाइज ये दो टाइप के हमने रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं अपने आगे के चैप्टर्स में। क्या हम रिप्रोडक्शन को मान लें कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है? तो चलो ये बात देखते हैं कि क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। देयर आर सर्टेन मेल्स
बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस होते हैं ना जो कि फादर नहीं बन सकते, जिन्हें हम कहते हैं बाप नहीं बन सकते वो मेडिकली। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि मां नहीं बन सकती हैं। तो क्या उसे हम डेड मान ले, क्या उसे हम नॉन लिविंग मान ले? तो जो फीमेल्स या जो मेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो तो लिविंग होते हैं ना, वो अपना नॉर्मल लाइफ के सारे फंक्शंस तो परफॉर्म कर ही लेते हैं, तो उन्हें हम डेड नहीं मान सकते या फिर उन्हें हम नॉन लिविंग थोड़ी ही मान सकते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल करेगा। अगर हम नेचर में बात करें तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एग्जांपल हनी बी में, हनी बी जो होती है उसमें 3 कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होती है क्वीन बी जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती है, एक होते हैं ड्रोन्स जो कि मेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक वर्कर बीज होती है जो कि फीमेल्स होती है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो क्या वैसी हनी बी को हम नॉन लिविंग मान ले या डेड मान ले? तो उसे तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लिविंग थिंग्स के। लाइकवाइज ह्यूमंस में भी जो माँ या बाप नहीं बन सकते उन दोनों में तो बाकी सारे प्रोसेसेस होते ही हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज सर्टेन ह्यूमंस, सर्टेन एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो हम रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि वर्कर बीज, म्यूल्स और हिनी। तो आप लोग अगर किसी हिली एरिया में गए होंगे तो आपको उन्हें वहां पर म्यूल मिला होगा। म्यूल क्या होता है? म्यूल को हम हिंदी में कहते हैं खच्चर। तो म्यूल का फॉर्मेशन नेचुरली नहीं होता है। म्यूल जो होता है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है। लाइकवाइज ये जो हिनी है ये फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि म्यूल क्या होता है? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉसिंग से बना है, और हिनी क्या है? मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के क्रॉसिंग से बनती है। सो बनती है या बनता है हम यहाँ क्लियरली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर 63 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता है। और इनफर्टाइल ह्यूमंस यानी कि वैसे मेल्स ह्यूमंस में जो बाप नहीं बन सकते, वैसी फीमेल्स जो माँ नहीं बन सकती, तो ये सारे लिविंग तो होते हैं लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे लिविंग थिंग्स का। इसके अलावा कुछ और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, वो हमें देखने हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर को हम एक ही टॉपिक में पढ़ रहे हैं। इसका बहुत सारा कारण है जो कि हम आगे देखने वाले हैं कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म को हमने एक ही टॉपिक में क्यों लिखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है। तो आपके सर से लेकर आपके पैर तक, यानी कि फ्रॉम हेड टू टो, जो भी रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी कि बॉडी के अंदर होने वाला हर एक रिएक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक जिनमें किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है और दूसरा जिसमें किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे आपने खाना खाया, आपके बॉडी के अंदर खाने का डाइजेशन होगा, डाइजेशन का मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो वो डाइजेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैटाबॉलिक। तो वैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनमें किसी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, और वैसे रिएक्शन जिनमें किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि न्यू मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज किए जाएंगे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो वैसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिक। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बनाया जाता है, तो वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक। और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक। यानी कि उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसको रेस्पिरेशन में ले जाएंगे तो उससे बनेंगे CO2 और H2O। यानी कि जो सब्सटेंस एनाबॉलिक रिएक्शन में बना था वही सब्सटेंस कैटाबॉलिक रिएक्शन में टूट जाएगा। यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन मिलाकर के बॉडी के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। यानी कि सिर से पैर तक हमारे जितने भी कैटाबॉलिक और जितने भी मेटाबॉलिक जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये सारे मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। सो बेसिकली इसे हम उस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर द सम टोटल ऑफ ऑल द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। सो अब हमें ये समझना होगा कि ये कैटाबॉलिक और ये एनाबॉलिक चीज क्या है, यानी कि व्हाट इज कैटाबॉलिक। तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन में किस चीज का ब्रेकडाउन होता है, तो होता है वो ग्लूकोज का। तो यहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, किसी चीज को तोड़ा जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, आपने 11th में पहले ही पढ़ा होगा, 10th में। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी।
तो यहां पर हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, उससे क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमें एनर्जी मिला उससे। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसमें किसी सब्सटेंस को हमने तोड़ा है तो उसे हम बोलेंगे कैटाबॉलिक, और अगर हमने किसी सब्सटेंस को बनाया है तो उसे बोलेंगे हम एनाबॉलिक। बायो में किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किसी सब्सटेंस का सिंथेसिस किया है। तो सिंथेसिस का मतलब बायो में होता है फॉर्मेशन या किसी चीज का नॉर्मल हम क्रिएशन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंथेसिस। सो दोज रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड, और ऊपर वाले केस में क्या था, ब्रेक डाउन। तो यही दोनों के बीच की डिफरेंस है, यहाँ पर हो रहे हैं ब्रेक डाउन और यहां पर हो रहा है सिंथेसिस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक। तो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रेस्पिरेशन का उल्टा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, यहां पर इसे सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका सिंथेसिस होगा, तो यहां पे CO2 प्लस H2O से ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, जो कि हम 11th में चैप्टर 13 दैट इज फोटोसिंथेसिस में पढ़ने वाले डिटेल में। यहाँ पर हमने इसे देखा है कि ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होता है, वो भी हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज जो चैप्टर नंबर 14 है आपका रेस्पिरेशन, उसमें पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में। यहाँ पर हमने इसे बस समरी के तौर पर छोटे तौर पर लिखा है। सो हम इन दोनों रिएक्शन को देखकर ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि बोथ दीज रिएक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हियर देयर कुड बी अ ब्रेकडाउन, हियर देयर कुड बी अ सिंथेसिस ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ सेल और अ टिश्यू और अ सेल ऑर्गेनल और एनीथिंग। तो हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस एवरी टाइम चलते रहते हैं। हर समय हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन चलता है, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं। हर समय हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो बॉडी में एक बैलेंस बना हुआ होता है जिससे कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे में जा सकते हैं। तो इसी तरीके से बॉडी में अलग अलग तरीके से हर जगह पर कहीं पर कैटाबॉलिक कहीं पर एनाबॉलिक रिएक्शन चलते रहते हैं, और दोनों को साथ में हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो अगर हम इसी रिएक्शन को किसी टेस्ट ट्यूब में करते हैं, सपोज करो कि हम एक टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज डाल देते हैं, कुछ एंजाइम्स डाल देते हैं जो उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या हम उस टेस्ट ट्यूब में जो हमारा ग्लूकोज है उसे लिविंग बोल दें? तो हम उसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड कंडीशन में किया गया है। हमारे बॉडी में कोई बाहर से हमें रेगुलेट नहीं कर रहा होता है, हमारा बॉडी खुद से ही अपने रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। इसीलिए हम खुद के अंदर होने वाले रिएक्शंस को कहते हैं लिविंग रिएक्शंस। तो बॉडी के बाहर आर्टिफिशियली लिविंग रिएक्शंस तो हो सकते हैं, लेकिन उसे लिविंग थिंग हम नहीं कह सकते, लिविंग बीइंग नहीं कह सकते,
क्योंकि वो आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में हुआ है और हमारे बॉडी में कोई बाहर से आर्टिफिशियली हमें कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। तो जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे। और जो बॉडी के बाहर वैसे ही रिएक्शन को हम करते हैं तो उन्हें हम लिविंग थिंग नहीं कह सकते। उस बॉडी के बाहर किसी चीज को हम करते हैं जो कि जनरली बॉडी के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब बॉडी के रिएक्शंस को बॉडी के बाहर करा रहे हैं, बॉडी के इवेंट्स को, बॉडी के प्रोसेसेस को बॉडी के बाहर करा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो। तो उसी तरह जो भी रिएक्शंस अगर हम बॉडी के बाहर कराएंगे तो वो रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, वो रिएक्शंस लिविंग रिएक्शंस होंगे लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं होंगे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, लिविंग बीइंग्स में ही होते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो। तो मेटाबॉलिज्म को हम मानते हैं एक डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या कि वहाँ पर एक्सेप्शंस नहीं हो सकते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना है पहले कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो नोट नंबर 2, नो नॉन लिविंग थिंग शोज मेटाबॉलिज्म। तो यहां तक तो हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म का, लेकिन हमने अभी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं की कि वो क्या होता है, कैसे बॉडी को रेगुलेट करता है। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे यहाँ का मतलब हमारा ये है कि हर लिविंग थिंग सेल्स का बना होता है और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स का बना होता है। यानी कि एवरी लिविंग थिंग इज कंपोज्ड ऑफ वन सेल और मल्टीपल सेल्स एंड सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेल होते हैं वो लिविंग थिंग्स के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। यानी कि बिना सेल्स के लिविंग कंडीशन, लिविंग स्टेट मेंटेन ही नहीं हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म सेल्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। सो दीज टू थिंग्स आर सो मच इंट्रिकेटली लिंक्ड। तो थोड़ा सा हम यहां पर अब सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हर लिविंग थिंग जो होता है या तो वो एक सेल का बना होता है या ज़्यादा सेल का बना होता है, कुछ हज़ार, कुछ लाख, कुछ करोड़, अरब सेल्स का बना हो सकता है वो। तो सेल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। तो सेल जो होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो मेंटेन होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रेगुलेटेड होता है सेलुलर स्ट्रक्चर के थ्रू। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि द मेटाबॉलिक रिएक्शंस लीड टू सेलुलर स्ट्रक्चर एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स मीडिएट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो यहां पर लीड टू की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस मेंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेल के अंदर जो भी आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वो आखिर कहां से फॉर्म होते हैं? तो वो फॉर्म होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, यानी कि सेल के अंदर प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट, न्यूक्लियस जो भी है वो सारे कैसे बनते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कैसे होते हैं? तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर के थ्रू होते हैं। दैट इज, जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा? वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? तो वो होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल की वजह से। सो लाइकवाइज न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। ये सारी प्रोसेसेस हमें आगे पढ़नी है, आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है और सेल्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये दोनों इतनी ज्यादा लिंक्ड है। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड सेलुलर स्ट्रक्चर को लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग इनके बिना नहीं हो सकता है। सो दीज आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो यहां पर हमने देख लिया है कि हमें अपना पहला डिफाइनिंग फीचर मिल गया है, यानी कि हमें अभी तक जो भी पढ़ा था दैट इज रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं था, वो नॉर्मल फीचर था। तो उसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को टोटली क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें अपना पहला डिफाइनिंग फीचर मिल गया है। लाइकवाइज हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि कुछ और डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि
कॉन्शियसनेस, वो भी ह्यूमन बींग्स में या फिर इन जनरल लिविंग बींग्स में एक डिफाइनिंग फीचर होता है। बट उसके अलावा कुछ और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म हो गया, जैसे कि होम्योस्टैसिस हो गया, जैसे कि अडेप्टेशन, वेरिएबिलिटी, रेप्लिकेटेबिलिटी। लाइकवाइज देयर आर अदर सच प्रोसेसेस व्हिच आर नॉन डिफाइनिंग, सो वी विल स्टडी दोज प्रोसेसेस इन आवर लेटर क्लासेस।